इतना डिटेल में उन्होंने नहीं दिया है। लास्ट ईयर का आप देखोगे तो काफी डिटेल में है 2024 वाला, तो उसको देख लो। ठीक मैम। हेलो और ये आपने पहले क्यों नहीं पूछा बताओ? पूरा लगभग एक वीक निकल गया है, मैंने बोला दिया मैम, 4 करना है। जब मैं देखी तो मुझे मिला भी नहीं, फिर मैं गवर्नेंस हाँ पढ़ने लगी। बताओ। अभी मैं सोची कि का मैम से सेशन मिल आ के रहा पूछ है लूंगी तो हम करे कुछ देर में कॉल दोबारा। हम लोगों का ऑनलाइन मैंने सेशन। काफी सर्च किया ठीक तो है मिला भी हम नहीं, तो करते फिर हैं। 2024 का आवाज मैं सुनाई सोची दिया कि पता नहीं नहीं तुमको? अभी रेलेवेंट होगा कि नहीं। अरे क्यों तो नहीं करते होगा हैं रेलेवेंट? सेशन इतने बार करेंगे। मैंने बताया, क्यों रेलेवेंट नहीं होगा बताओ? क्योंकि मैम एक करंट बार अफेयर चेंज होते रहते हैं। अरे करंट अफेयर तो चेंज होते हैं, पर आंसर में आप अगर इंडिया फ्रांस आएगा तो इंडिया फ्रांस के साथ हमारे जो 4-5 साल में मेजर उसके साथ ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसके बारे में आप लिखोगे कि जो अभी साल 6 महीना में 1-2 चीजें हुई है वो लिखोगे। पूरे आंसर मैम वो लिखना होता है तो ना वहाँ पे। क्लास नोट्स में, कोचिंग के क्लास नोट्स में वो तो बता रखे हैं। तो वो बहुत पुराने बता रखे हैं, रीजन में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है एनवायरमेंट को लेके, ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके कितनी सारी ट्रीटीज करी है हमने, कितनी कुछ साइन किया है। वो थोड़ा ना आपके क्लास नोट्स में होंगे 2 साल 3 साल पुराने। यस मैम, ठीक है फिर। हाँ अभी तो तो गवर्नेंस देखना थोड़ा ही सा है। बाकी है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा तब उसको स्टार्ट कर देंगे। हाँ कोई नहीं उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है कार्तिक, आपने हैंड रेस कर रखा है, बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून कार्तिक, बताइए। मैम हम बता रहे थे ये जो 24 वाला डिस्कशन अभी जो मैम बता रही है तो हम पूछे थे पिछले वाली क्लास में ही, तो आप बताए भी थे 24 वाला पढ़ने के लिए। हाँ मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी। शायद तेजस्विनी तेजस्विनी आई थिंक थी लेकिन सेशन में, किस सेशन में मैम? जो आईआर वाला सेशन था। हाँ मैम उसमें तो थे। उस पे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो आईआर में कुछ दिक्कत आप लोग को आ रही है? कुछ नोट्स वगैरह उसके बनाए जो मैंने बताया था? देखो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत उस पे स्टार्ट किया होगा ना तो लगभग चीजें समझ में आने लग गई होंगी। पर अगर आप वेट करते रहोगे ना कि बाद में करेंगे, देखेंगे, आराम से समझेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसके नोट्स बनाना। आशीष बताओ, आपने हैंड रेस कर रखा है? यस मैम, ये बोल रहे हैं कि हम इससे पिछले वाले सेशन में नहीं थे, मतलब आईआर वाला नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। तो उसके लिए जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल हम यूज करें, थोड़ा सा बता दीजिए। 2024 का आईआर का वैल्यूएट मटेरियल आप डाउनलोड कर लो और पीवाईक्यूज के थ्रू उसके नोट्स बना लो। इतना ही करना है। और ये जो बाकी पुष्पेश, पीपीटी मैंने शेयर की थी तो उसमें एक दिया मेरे हो, पास बाकी चीजें पुष्पेश पुष्पेश पंत सर का मेरे पास ये है बुक है, क्या उससे हो सकता है क्या? किसकी बुक है? पुष्पेश पंत। मैंने नहीं पढ़ा है आशीष, जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है तो उसका मैं बता नहीं सकती हूँ ज्यादा। मैम वो मैंने आप पढ़ी है पुष्पेश पंत जो भी है, लेकिन वो ग्रेजुएशन में पढ़ी है, वो एकेडमिक टाइप से है, ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं है वो। आप देख लो अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी इसके लिए तो मैं नहीं बता सकती। जो चीज पढ़ी नहीं है तो मैं कैसे बता दूं। बाकी वैल्यू एडेड मटेरियल देख लो, बुक्स में ना वो ज्यादा थ्योरेटिकल लेवल पे ज्यादा बताते हैं। और अगर आप आंसर राइटिंग देखोगे तो आपको करंट में क्या है, 1-2-3 साल में क्या क्या रिलेशनशिप में क्या बदलाव आए हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी वो काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए देख लो, आपको सही लगे तो पढ़ लो। और बताओ आईआर के रिगार्डिंग और भी किसी को कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस कर सकते हो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करते हैं सेशन। तो एक बात बताओ, आप लोगों ने आईआर में कुछ किया भी है कि नहीं? इतना सन्नाटा है, बोल ही नहीं रहे हो। ऐसे ग्रुप में सन्नाटा रहता है, मैं न्यूज़पेपर भी शेयर करती हूँ, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आता। कुछ भी शेयर करो ऐसा लगता है कि वन साइडेड कन्वर्सेशन चल रही है। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेशन में भी होता है। बताओ मैम रोहित, चल आप रहा लोगों है। ने एडजस्ट कर रखा है? रोहित आप हैंड रेस यस कर रहे मैम। हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बताओ। मैम जो मतलब आप भेज पीडीएफ उसमें आईआर का कीवर्ड लिखा हुआ था, कीवर्ड को मतलब कैसे मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब कीवर्ड जो दिया हुआ है, तो मतलब क्या, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो मतलब क्या एक्ट सारे मतलब ईस्ट देश में मतलब यूज कर सकते हैं इसको
पॉलिसी को, या फिर मतलब बेस्ट पॉलिसी है उसको? एशिया में उसको पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ो ना। कीवर्ड का मतलब ये नहीं कीवर्ड उठा लिया लिख लिया, कीवर्ड के बारे में पढ़ो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई क्यों गई थी। इंडिया का आप देखोगे यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ जितना ट्रेड है हमारा, मिडिल ईस्ट के साथ, वही जो हमारे पड़ोसी हैं साउथ ईस्ट एशिया, उनसे बिल्कुल भी हमारा कोई ट्रीटी नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं है। जबकि आसियान इतने सारे बना रखे हैं, उनके साथ हमने पार्टनरशिप कर रखी है, फिर भी कोई ट्रेड ही नहीं है हमारा। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई वो लाई ही से ले गई है कि जो हमारे पड़ोसी हैं जिनसे हमारा ट्रेड अगर करेंगे इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट का पता है कितना खर्चा आता है, उसके बाद भी हमारे पड़ोसी जिनके साथ हमारा ट्रेड में इतना खर्चा भी नहीं आएगा, उसके बाद भी उनसे हमारा कोई व्यापार ही नहीं है, कोई रिलेशन ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई ही इसीलिए गई थी। तो अगर आपको ये समझना है कि कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले आपको कीवर्ड के बारे में जानना होगा कि कीवर्ड है क्या, लाया क्यों गया था, इसके पीछे का पर्पस क्या है, तब आप उसको इजीली कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम- उस सर्टेन कीवर्ड सर्च करो। वो तो है कि मतलब पॉलिसी था, इस पे मतलब मिल जाएगा। और एक मतलब लिखा हुआ है जैसे कि इतिहास की झिझक, तो इस पे मतलब भी मिलेगा हमको? मतलब वो टॉपिक ही है या फिर रैंडम डाल दिया गया है ये कीवर्ड? क्या कीवर्ड है? इतिहास की झिझक। इतिहास की झिझक शब्दों का अर्थ सोचना है आप लोग, कैसे बच्चों वाली बात पूछ रहे हो। इतिहास का झिझक का मतलब है कि आपकी हिस्टोरिकल चीजें ऐसी हुई हैं कि आपका हेजिटेशन ही खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि इंडिया और चाइना का देखो, हम 1962 में हमारा युद्ध हुआ, फिर हमारा बॉर्डर में डिस्प्यूट होता रह गया। तो आप कितना भी सोचो कि उसके साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हो जाएं और जितना आर्मी के लेवल पे हमारा कुछ उसके साथ टाइप हो जाए, आपको क्या लगता है पॉसिबल है कहीं से? बताओ, है? पाकिस्तान के साथ देखो, पार्टीशन की इतनी सारी चीजें हुई, टेररिज्म को फंडिंग करता रहता, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो सकते हैं? नहीं। तो फिर ये तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। ये सारे कीवर्ड्स कोई रैंडम कीवर्ड्स नहीं होते, आपको अपना समझ लगाना है उस पे। या तो आप उसको सर्च करो, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कीवर्ड है, प्रचलित कीवर्ड है, या फिर सर्टेन चीजें लिखी हुई है, तो उसको आपको उसके बारे में कॉमन सेंस लगा के उसके बारे में समझना है, किसी कंट्री के साथ रिलेशन के बारे में सोच। ओके। ठीक है, बाकी लोग बताओ क्या डेवलपमेंट हुआ आप लोग, आईआर का क्या बनाया है कि नहीं। अमजद आप बताओ, आईआर का जो भी सेशन लिया हमने, 1 हफ्ते का टाइम भी दिया, तो कुछ आपने उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए कि नहीं किए? कर रहा हूँ, अभी चल भी रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी हैंड रेस करो जिनको लग रहा हो कि हाँ आईआर में कुछ तो किया है उन्होंने, 1-2 दिन भी टाइम दिया है, कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए, कुछ मेहनत की है आईआर के लेवल पे। एनीवन? जी मैम। ठीक है, चलो सतीश ने किया है, रोहित ने किया है, मनीषा ने किया है, दीपक ने भी किया है, वेरी गुड। कार्तिक ने भी किया है। बाकी लोगों का क्या है, देखो मेरी बात समझो, सिर्फ सेशन लेने से ना कुछ नहीं होना जाना। क्योंकि सेशन में जो मैं चीजें बताती हूँ, आप लोगों को पीपीटी शेयर कर देती हूँ, आपको लगता हो कि हाँ चलो मैम ने समझा दिया, पीपीटी भी शेयर कर दिया, उससे कुछ नहीं होना जाना है अगर आप अपने लेवल पे जाके कुछ करोगे नहीं। आपको अपने लेवल पे जाके चीजें करनी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा। मैंने 1-2 क्वेश्चन दिखा दिए, 1-2 पीवाईक्यूज को बता दिया, 1-2 चीजें आप लोग को बता दी, उससे कुछ इतना नहीं होना जाना है। पर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप लोग को लगता है कि पता नहीं क्या ही लगता है, क्या ही बोलूं। तो इसीलिए थोड़ा सा ना बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग टाइप का है कि बताओ इतने सारे लोगों में 5-6 लोगों ने हैंड रेस किया कि वो आईआर के लेवल पे कुछ कर रहे हैं, बाकी लोगों का कुछ पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, चीजें करने का ट्राई करो। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे, चीजें नहीं करोगे, तो कुछ भी होना जाना नहीं। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा गवर्नेंस का डिस्कस कर लेते हैं। और मैम एक सवाल है। हाँ हाँ सतीश बताओ। गवर्नेंस में बताइए। मतलब सवाल नहीं, मतलब यही कि मैम ज्यादातर सब टॉपिक से ही आते हैं। मेन दिक्कत यही है कि टॉपिक पढ़ के मतलब जब टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन मतलब पूरा हो जाता है क्लियर, क्योंकि सभी जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं सब टॉपिक से संबंधित होते हैं। हाँ जितना आप दिया रहता है उतना मतलब सिंपल है कि अपने लेवल पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वही है ना, वो कीवर्ड्स हैं जो सर्टेन टॉपिक्स हैं जो के लिए कुछ तो कंटेंट गैदर करना पड़ेगा ना। इस सेशन का मोटिव यही होता
है कि आप लोग को समझा देना, पर आप लोग उसके बाद उसमें थोड़ा सा अपना कंटेंट गैदर करो, ताकि प्रीलिम्स जी जी निकलने के बाद आपको इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, कि प्रीलिम्स निकल खुद से गया, करना। मेंस में। हाँ, मतलब मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने इतना बोला भी नहीं, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा अपना प्रीलिम्स भी पढ़ते रहो साथ साथ में, सीजेड भी करते रहो। हम जल्दी जल्दी मेंस वाला फेस खत्म कर देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जी है कि मेंस का फेस करना नहीं है, मेंस का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मेंस का फेस नहीं किया, नॉर्मल चीजें गो थ्रू नहीं करी, थोड़ा बहुत उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए फिर भी वो अटेम्प्ट वेस्ट ही है। जरूरी नहीं है कि मेंस जी। निकल फाइनल में आ जाएगा। फिर ठीक है, मेंस में दिक्कत है। हाँ हाँ, होगा ही, इतना ज्यादा कंपटीशन है। 14-15 हजार लोग मेंस देते हैं, 2-2,500 लोग जाके इंटरव्यू देते हैं, तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि प्रीलिम से कम कंपटीशन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस टफ भी ज्यादा ही है प्रीलिम से, क्योंकि कंटिन्यूस आपको लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो नोट्स ठीक है। वगैरह थोड़ा थोड़ा बनाओ, एक बार गवर्नेंस का डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद फिर आप लोग की जो भी क्वेरीज होगी उन पे बात करेंगे हमारा। तो देखो, गवर्नेंस को आपको सिर्फ अलग से नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पॉलिटी के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है, जो कि ऑब्वियसली पॉलिटी के साथ कनेक्ट होता भी है। ठीक है, पॉलिटी में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल वाली, तो उसमें जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है वही मेनली आपका गवर्नेंस का होता है, कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं और जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो कितनी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और जो भी मेन पर्पज है उस सर्व कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो देखो आपका सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस में आपकी सुशासन लागू करने हेतु साधन है, भारत में सिविल सेवा के सुधार है, ठीक है, विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग हैं, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह संगठन। तो ये सब आप लोग देखोगे कि हमने उस टाइम पे भी पढ़े थे, जब आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी हमने इसको थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है, तो लगभग वही होता है जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप कितने बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो लोगों तक। जो आपने इनको योजनाएं वगैरह बना रखी हैं, इनका जो आपने टारगेट बना रखा है, वो आप कितना इफेक्टिवली लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो। तो मेरे जो गवर्नेंस आपका होता है यही होता है, और हर साल मोर और लेस 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि जो इम्पोर्टेंट थीम टॉपिक्स हैं, अगर हर सब्जेक्ट के आप 2-4 बना लोगे तो बाद में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इजिली कंटेंट निकालना, रिवाइज करना। देखो 2024 में भी 4 क्वेश्चन आए थे, 23 में, 22 में 2-3 क्वेश्चन, 21 में 5 आए थे, 19 में 6 आए थे। तो मोर और लेस 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सर्टेन है कि कुछ कुछ टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे कि ई गवर्नेंस से हर साल ही आता है, अभी गवर्नेंस का आपका चैप्टर चलेगा, तो आप देखना ई गवर्नेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इवन जब आपका पॉलिटी सब्जेक्ट चलता रहा होगा ना, तब भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, पंचायती राज से रिलेटेड आया होगा, उसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड आया होगा कि कितना ज्यादा स्थानीय स्वशासन में कितना इफेक्टिवली चीजें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन से कितना ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ई गवर्नेंस के गवर्नमेंट के जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी लेवल्स हैं, वहां पे हम कितने बेटर तरीके से इसको कर पा रहे हैं, ये ई गवर्नेंस सबको इसमें इंक्लूड करता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका, स्टेट, फिर सेंट्रल, इवन आपका ई गवर्नेंस जुडिशरी लेवल पे भी होता है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि ई गवर्नेंस हम सिर्फ बात कर रहे हैं सरकार के लेवल पे, नहीं, न्यायपालिका के लेवल पे भी ई गवर्नेंस होता है। ठीक है, आप जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह सुनते हो ना, इवनिंग कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनमें लाइव जो वो होती है, केस की प्रोसीडिंग वगैरह होती है कई केसेस में, तो ये सारी चीजें ई गवर्नेंस आपका न्यायपालिका से भी जुड़ता है। तो जब आप अपना आंसर राइटिंग करोगे तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि सिर्फ इसको सरकार तक नहीं रोकना है, जो जहां जहां पे ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं या एक्चुअल में इसको फॉलो किया जाता है, वो सारी चीजें इंक्लूड करनी है। फिर आपका ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट हो गया, चुनाव सुधार हो गए, सिविल सेवा सुधार हो गए। ठीक है, उसके बाद आईसीटी, नीतिगत कार्य प्रणाली, प्रदर्शन, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, ये आपने पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा, दबाव समूह, गैर सरकारी संगठन। तो ये इसमें मेनली टॉपिक्स हैं। अब देखो इसमें क्या है कि मान लो आपके पास गवर्नेंस पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है, या फिर पहले आपने गवर्नेंस नहीं भी पढ़ा है, अब आपको क्या करना है कि इसका गवर्नेंस का चाहो तो वैल्यू एडेड मटेरियल या फिर क्लासरूम मटेरियल विजन का ले लो, व्हाटएवर, अगर आपके पास पहले से कुछ भी है। अब आपको करना क्या है कि उसमें एक एक पेज के ना नोट्स बना लेने, एक ई गवर्नेंस पे बना लो, एक आरपीए पे बना लो, एक चुनाव सुधार पे, सिविल सेवा सुधार पे,
2-4-5 समितियां इसकी रिकमेंडेशन आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं, आईसीटी पे बना लो, ठीक है, नीतिगत कार्य प्रणाली प्रदर्शन एनजीओ पे बना लो, प्रेशर ग्रुप से बना लो। हार्डली 8 से 10 पेज का नोट्स बनेगा, लेकिन जो आपका गवर्नेंस सेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैंने बताया ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आप इजीली लिख पाओगे, इजीली, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इजीली इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपने जस्ट लिख दिया है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत इफेक्टिवली आपने उसका आंसर लिखा है, ठीक है। तो मैं यही आपको मैंने आईआर के लिए भी बोला है, पर अगर आप लोग इस चीज को टालते रहोगे ना कि एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, पहले सारे टॉपिक पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसके नोट्स बनाऊंगी, तो फिर नोट्स कभी बनेंगे नहीं, और अभी जो आप पढ़ रहे हो वो एक टाइम के बाद भूल भी जाओगे, तो कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। एक बार ये हम पूरा डिस्कशन कर लें, आप लोग अपने नोट डाउन करते रहो, क्वेरी जो भी नोट डाउन करना है आपको, और जब ये गवर्नेंस पूरा हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप लोग की क्वेरीज पे बात करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इसके मेन जो थीम्स है ना, जो टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो है। और ये देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट से आता रहता है, अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आता रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिटी में आप पढ़ते ही हो, ठीक है, तो गवर्नेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आई थिंक आया है, एक आध क्वेश्चन शायद कभी आया है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा। मेंस में हर अल्टरनेट ईयर्स पे आता है, और मेंस में आपका ये जो एनजीओ दबाव समूह हो गए, ई गवर्नेंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ई गवर्नेंस वाला देखो, चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, विवेचन कीजिए। हर जगह जो आप डिजिटल इंडिया और ये जो आपकी ग्राम पंचायत है ना, तो इनके लिए इंटरनेट के लिए आप बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट कर रही है लोगों के लिए, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि संचार साथी पोर्टल करके गवर्नमेंट का भी वो चल रहा था ना, कि गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं, इवन जो आपका एप्पल है, तो अब जो नए फोन मैन्युफैक्चर करेंगे, जो सेल करने वाले हैं ना, उनमें ऑटो डाउनलोडेड होना चाहिए संचार साथी पोर्टल। बट उन्होंने देखा कि लोग अपने लेवल पे खुद ही उस पोर्टल को ऐप को जा जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो फिर जो मैंडेटरी कर रखा था, तो कल ही उन्होंने फिर ये बोला, मैंने न्यूज़पेपर भेजा भी था अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि फिर उन्होंने मना कर दिया कि चलो मैंडेटरी नहीं करते, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस हो गई है, वो खुद ही इंटरेस्ट ले रहे हैं डाउनलोड करने में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको इसमें मेंशन करना है, जो डेली बेसिस पे आप पढ़ते हो ना, तो जो आप नोट्स बना रहे हो वो भी आप उस पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़े से पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि हाँ इन्हीं सर्टेन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। दबाव समूह पे आपने नोट्स बना लिए, अब दबाव समूह में क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है, क्या क्या किस किस लेवल पे वो हेल्प कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं, क्या क्या सुधार उनके लेवल पे किया जा सकता है, सोसाइटी के लेवल पे उनका योगदान क्या है। तो ये 4-5 डायमेंशन है, अगर आपने दबाव समूह से रिलेटेड लिख लिए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स को बैन कर दिया, एनजीओ को बैन कर दिया क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में काम कर रहे थे, कुछ भी XYZ क्वेश्चन आया, तो अगर आपने 5-6 डायमेंशन कवर कर रखे हैं तो आप इजीली से उसका आंसर लिख दोगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके के एनजीओ दबाव समूह के लगभग सेम टाइप के ही कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सेम टाइप के ही उनकी इंपॉर्टेंस होती है, सेम टाइप के ही चैलेंजेस वो फेस करते हैं, लगभग सब कुछ सिमिलर होता है। तो आपको थोड़ा सा ये जब क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, लेकिन आपको अपने बेसिस पे जाके थोड़ा पीवाईक्यूज देखना है, ठीक है। तो जैसे दबाव समूह ई गवर्नेंस का दिया हुआ है, और आपके देखो इनके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, और ये जो आपका एथिक्स का पेपर है, तो उसके लिए जो आप एग्जांपल्स वगैरह इंक्लूड करते हो, बस देखो ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं डाल देने कि ऐसा लगने लग जाए कि आपका एथिक्स वाला ही पेपर है ना। उसको जीएस का पेपर ही मेंटेन रखना है, जीएस 1, 2, 3 की डिमांड अलग होती है, एथिक्स की अलग होती है, पर स्टिल लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका अगर आए, तो ऐसे सिविल सेवक जिन्होंने डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने में या लोकतंत्र को बहाल करने में, उसकी महत्व को उजागर करने में बहुत अच्छा रोल निभाया है, तो उन IAS IPS का नाम आप वहां पे मेंशन कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि सिविल सेवा तो एक पूरी जर्नी हो गई ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक जर्नी हो गई, लेकिन अगर आप 1-2 ऐसे एग्जांपल्स देते हो तो उसके थ्रू आप अपनी बातें वहां पे ऑथेंटिक बना सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो आपके एथिक्स वाले हैं उनको यूज कर सकते हो। सिटीजन चार्टर भी हमने एथिक्स वाले सेक्शन में पढ़ा है, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब हमने एथिक्स वाले में पढ़ा है। इसके बारे में बहुत डिटेल में समझा है कि क्या होता है, और गवर्नेंस के लेवल पे, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, एज एन सिविल सर्वेंट के लेवल पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो वो सेम आंसर यहाँ पे भी चिपका देना है। बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि IAS IPS की एग्जाम्पल्स या फिर सोशल पर्सनैलिटीज की एग्जाम्पल्स दे दिए, सिर्फ इतना नहीं करना है। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है इनके रिगार्डिंग उनको ये भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब देखो स्रोत देख लो आप लोग, रिसोर्सेस कौन कौन से यूज कर सकते हो। तो रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी बताया कि विजन IAS क्लासरूम का मटेरियल आप चाहो तो गवर्नेंस का ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों में मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, लगभग लोगों ने क्लासेस कर रखी है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से कोचिंग करा है, किसी ना किसी को फॉलो किया है। तो अगर उसमें आपका बेसिक दिया हुआ है तो आप उसी को रिवाइज कर लो, और मेंस 365 देख लो, 2024 वाला देख लो, 3 वाला देख लो, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो प्रीलिम्स का करंट और मेंस के करंट में यही डिफरेंस होता है। प्रीलिम्स का जो करंट होता है वो साल भर का पूछता ही इसीलिए है क्योंकि वहां पे 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें वो इतना लंबा चौड़ा 2-4 साल का नहीं इंक्लूड कर सकता। पर मेंस में वो ओपन एंडेड आपको क्वेश्चन दे देता है, उस क्वेश्चन में आंसर आपको लिखना है 150 वर्ड में, 250 वर्ड में। तो अगर आपने सिर्फ साल भर में 1-2 टाई अप, 1-2 एग्रीमेंट या फिर 1-2 स्कीम्स पढ़ ली है तो उससे आपका पूरा आंसर नहीं भरेगा, आपको फिर इधर उधर की बातें करनी पड़ेंगी जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो मेंस 365 है, अगर आप 1-2 साल पुराना भी पढ़ते हो तो वो आपको हेल्प ही करेगा, बेनिफिट ही करेगा। ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो पुराना है, कोई मतलब का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहां से आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपके आंसर राइटिंग के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है ये सोच के कि 1 साल पुराना है। अगर आपको 2025 में उतनी ज्यादा चीजें नहीं मिल रही हैं, उतने अच्छे लेवल पे नहीं मिल रही हैं, कम लेवल पे हैं, आपको बैकग्राउंड भी समझना है, तो 2024 वाला कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेंस टेस्ट सीरीज अगर किसी ने पहले दिया हो तो जो गवर्नेंस वाला जो एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन में भी दिया है। जैसे कि मोहनलाल सर थे आई थिंक, उन्होंने ही बोला था कि उन्होंने जो विजन के टेस्ट सीरीज होते हैं ना 30 मेंस वाले, तो उन्होंने पूरे मेंस के जो टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन होता है ना उसके पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और मतलब पहला जो उन्होंने मेंस दिया था उसमें यही किया था, उनको काफी हेल्प हुई थी। और पहले बार भी आई थिंक उनका सिलेक्शन हुआ था, दूसरे बार में उनकी अच्छी रैंक आई थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक यही है। तो आप लोग भी बना सकते हो, आपको भी काफी हेल्प करेगा। तो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हो, अगर उनके पास एक्सप्लेनेशन वगैरह हो तो वो इसे ज्वाइन वो कर सकते हैं, अच्छे से इसका बना सकते हैं नोट्स वगैरह, ठीक है। और ये देखो मेंस 365 का उपयोग कैसे, स्टैटिक को सिलेबस से लिंक करना, आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। वीकली प्लान आप लोग को मिलेगा ही, मैंने ऑलरेडी गवर्नेंस का भेज रखा है जो आज से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है अच्छे से, और मेंस 365 से थोड़ा सा कनेक्ट करने का ट्राई करना है, ठीक है। और मेनली जो टॉपिक्स हैं ये ऊपर हमने देख लिए थे, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, जिन पे हर साल क्वेश्चन आता है। RPA पे आता ही आता है, ई गवर्नेंस पे आता है, सिटीजन चार्टर पे आता है, सिविल सेवा सुधार पे आता है। तो ये 4-5 टॉपिक हैं जिन पे आप अपने 1 पेजर नोट बना लेना। इसके लिए मत सोचना कि बाद में देखेंगे, बाद में बनाएंगे, है ना, अभी गो थ्रू कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। और अगर आप भी वही करोगे तो आप भी कंपटीशन से बाहर ही हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो लगभग ये काम कर लेते हैं अपने लेवल पे, वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले गवर्नेंस कभी इतने अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ा सा गो थ्रू करके और उसके अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर, ठीक है। फिर इसमें अब बाकी और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं कि जो करंट में चल रहे होते हैं, प्रशासनिक सुधार अगेन वही चीज है, तो इनको आप देख लेना। और शासन के लिए आवश्यक विशेषताएं, तो पॉलिटी में लगभग चीजें हमने पढ़ रखी हैं, इनको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कानून, उद्देश्य, प्रासंगिकता, संविधान, राजनीतिक संस्थाएं, तो ये सारी चीजें इस पे दे रखी है। 1-2 हम लोग कॉपी देख लेते हैं, और कॉपी से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो वो देख लो। इनके कॉपीज में क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी, डेफिनेशन अच्छी मिल जाएगी टॉपर्स की कॉपी में, ठीक है। कीवर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे, जैसे इकोनॉमी में आप यूज करते हो वैसे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट मिल जाएंगे, हेडिंग्स बहुत अच्छे अच्छे डालते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टॉपर्स कॉपी मिल जाएंगी। 1-2 हम लोग आंसर देख लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा।
और बाकी क्वेश्चन में ना ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, जब हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, आप लोगों ने भी जब स्टार्टिंग में अपनी कॉपी दिखाई थी तो ऐसा होता था कि क्वेश्चन ने कुछ और पूछ रखा है, 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है और आपने एक पार्ट को ही बहुत प्रेफरेंस दे दी है, या फिर मे बी क्वेश्चन के एक पार्ट में आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट था तो क्वेश्चन का लगभग 75% तो आपने एक पार्ट ही लिख दिया है, बाकी 2 पार्ट आपने निग्लेक्ट ही कर दिया है। तो मेंस में क्या होता है ना, वहां पे इतना प्रेशर होता है, 3 घंटे में आपको कॉपी पूरी करनी है, और वो 3 घंटे कहने का होता है क्योंकि बीच में ना वो साइन वाइन करवाते हैं, रोल नंबर भरवाते हैं, तो आप समझ लो कि 5-6 मिनट तो उसमें चला जाता है, फिर 30-30 सेकंड आप सोचते भी हो। तो इसमें सबसे बेटर ये होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, तो उससे क्या होता है कि लिखते लिखते अचानक जब बीच में कंफ्यूजन होती है ना कि अच्छा इसके आगे कौन सी हेडिंग डालनी थी, तो आपको वापस से पीछे जाके नहीं देखना पड़ता है, फिर अपने आंसर की लास्ट लाइन नहीं पढ़नी पड़ती है। आप क्वेश्चन पेपर में आपने अंडरलाइन कर रखा है, पहला जो कीवर्ड था उसको बताया, फिर उसको खत्म किया, दूसरे कीवर्ड को बताया, तीसरे को बताया, कंक्लूड कर दिया। तो ये बहुत हेल्प करता है अगर आपको अपना टाइम बचाना है आंसर राइटिंग में, तो ये सबसे बेस्ट है। और मोस्टली टॉपर्स भी ऐसे ही करते हैं, ये मोहन लाल सर और अर्पित कुमार की कॉपी है, तो आप देखो इन लोगों ने भी अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। और एक आंसर देख लेते हैं, इस पे एक अच्छी सी कॉपी थी, मैंने देखा था ये, जैसे कि एक तो ये मोहनलाल सर की है, तो देखो इन्होंने पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने पर्यावरणीय दबाव समूह के बारे में बता दिया है कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने टेस्ट के दौरान लिखा होगा, पर आप लोग को देखो इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है एग्जाम्पल। अगर आप पर्यावरणीय दबाव समूह के बारे में बता रहे हो तो आपको 1-2 नाम ही दे देने, इंडिया में इतने सारे पर्यावरणीय दबाव समूह है ना, किसी का भी आप वहां पे नाम मेंशन कर दो। और अगर इंट्रोडक्शन में आप 1-2 नाम मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर पहले ही मान जाता है कि इस बच्चे को एक्चुअल में इस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है ना, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। पर्यावरणीय दबाव समूह कोई 8th-10th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा पढ़ के कि किसके बारे में बात हो रही, और उसको भी आंसर लिख देगा। पर्यावरणीय दबाव समूह क्या करेंगे, पर्यावरण के लिए दबाव बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर कि पोल्यूशन मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो आपका आंसर यूनिक या फिर एक जो सिविल सर्वेंट है उसके लेवल का तभी बनेगा जब आप उसमें कंटेंट इंक्लूड करोगे जो एक्चुअल में नीडेड है, आपके आंसर को ऑथेंटिक बनाता है, ठीक है। तो इनके सर की कॉपी है, पर मुझे लगता है थोड़ी पुरानी कॉपी होगी, क्योंकि बाद में तो इनकी अच्छी खासी रैंक आई थी, 53 आई थी, तो इन्होंने भी सब ऐड किया होगा बाद में, ठीक है। ये देवेश पारिस्कर सर की कॉपी है, तो देखो उन्होंने भी यहाँ पे इसके बारे में बताया है। और ये इंडिया @75 नीति आयोग का जो रिपोर्ट है ना, इसको देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये जो आप पढ़ोगे ना 20 से 65 में या फिर जो करंट में पढ़ते हो, तो उनको नोट डाउन करने का यही फायदा है कि आप रिवाइज करके आंसर राइटिंग करोगे तो सारा जो भी आप करंट वगैरह की चीजें है ना उनको डायरेक्टली जाके इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम टॉपर्स की कॉपी देखते हैं और इतना सारा कंटेंट देख के लगता है कि इसको याद कैसे हो गया, इतनी सारी चीजें इसको याद कैसे हो गई, इसको पता कैसे चला किसी आंसर में ये सब लिखा जा सकता है। उसको पता ऐसे चला कि उसने उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बना रखे थे और उसमें भर भर के करंट अफेयर और कंटेंट कीवर्ड्स उसने ऑलरेडी वहीं पे लिख रखे थे अपने 1 पेजर नोट्स में, और उसने उसको इतने बार रिवाइज कर रखा था कि उसको पता था कि इस टॉपिक में आएगा तो मेरे पास कम से कम 10 इससे रिलेटेड पॉलिसीज, स्कीम्स और रिपोर्ट डेटा सब कुछ है। तो टॉपर्स बनने से पहले उनका 5-6 साल का स्ट्रगल रहता है जहाँ पे वो सारी चीजें करते हैं, और आप लोगों में लगभग लोगों को 2-3-4 साल तो हो ही चुका है, तो अब आप लोग का टॉपर बनने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो सभी लोग 1 पेजर नोट्स बनाना चालू कर दें, वरना सोचो आप लोग का इंटरव्यू होगा तो क्या बताओगे कि बिना नोट्स बनाए बन गए। तो थोड़ा सा नोट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे इसमें और भी अच्छी अच्छी कॉपीज दी हुई हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना वहां से क्या क्या चीजें सीख सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा बना रखा है, तो उनको थोड़ा सा आप देख लेना। अर्पित सर की अच्छी कॉपी है, और अर्पित की अच्छी है, रवि सिहाग सर की भी अच्छी है। उन लोगों की कॉपी देख लेना जिनके जीएस में अच्छे नंबर है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम में जीएस में नंबर आते नहीं है, पर ऐसा है नहीं, हिंदी मीडियम में भी ठीक ठाक नंबर जीएस में आते हैं। तो आप एक बार ना थोड़ा सा देख लेना, तो वहां से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। और बाकी मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन पीडीएफ के बाहर भी थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा मैक्सिमम लोगों का लग रहा है कि वो सिर्फ सेशन में आते हैं, पीडीएफ देख लेते हैं, या फिर मैं शेयर कर देती हूँ तो ज्वाइन मतलब कि खुद से भी एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि काम हो गया, पर काम हुआ ही नहीं है। काम वहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद भी आपको अपने लेवल पे बहुत कुछ करना होता है।
ठीक है, तो मैक्सिमम लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यही कर रहे हैं बस, फिर बाद में कह देंगे कि मैम कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ मतलब नहीं निकला मैम, क्या करें। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने लेवल पे करना है। ठीक है, अभी हैंड रेस करो, बताओ जिन जिन लोगों को बीच में कुछ क्वेरी आई थी, पहले क्वेरी आई थी। बताओ आशीष, क्या पूछ रहे हो? मेरा लाइट कटा हुआ है तो लाइट का उपयोग करना पड़ा अलग से। एक मिनट, मैं लिखा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था मैम कि जैसे ये ई गवर्नेंस है, इसमें तो बहुत सारा टॉपिक है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं अपने शॉर्ट नोट में या वन पेजर में इसे नोट कर लूँ, ये कैसे पता चलेगा? ई गवर्नेंस जो है वो आपका जो सरकार होती है ना, जी उसके लिए लाया गया है। अब ई गवर्नेंस लाने का मतलब क्या था? पहले भी तो चल रहा था ना, शासन ठीक ठाक चल रहा था, हमको क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यहाँ पे हो गई कि जो ऑफलाइन आपका गवर्नेंस चल रहा था ना, उस पे लोग भ्रष्टाचार बहुत कर रहे थे। मनरेगा हो गया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडीज वगैरह हो गई, तो उस पर जो मध्यवर्ती बिचौलिए होते थे ना, वो सारे खा जाते थे। तो जो ई गवर्नेंस है वो सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया है कि गवर्नमेंट को अपने रिकॉर्ड रखनी और ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगा, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। उसका पहला एस्पेक्ट है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो लोग हैं, जो नीडफुल पीपल्स हैं, उनके पास जो शासन है, जो उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज स्कीम्स लाई गई हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो फंड जनरेट कर रही है, उन तक पहुंचना चाहिए। तो जब ई गवर्नेंस की बात आ रही है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर गरीबों के लिए कोई चीज हो रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कोई चीज हो रही है, स्थानीय लेवल पे कोई चीज हो रही है, तो वहां पे ई गवर्नेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने न्यायपालिका के लिए बताया, न्यायपालिका में लाने का रीजन यही है कि वहां पे उनको एस्टिमेट पता होना चाहिए, अरे ये केस तो इतने साल से पेंडिंग है। जब तक जज के सामने को जाके चिल्लाएगा नहीं कि ये तो 20 साल पहले पुराना केस है, जाके वो अपनी वो पोथी खोलेंगे और देखेंगे। अब सोचो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, उनके पास रिमाइंडर आता रहेगा कि ये केस तो ऑलरेडी 2 साल पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना हो चुका है, हियरिंग की डेट ही नहीं आई है। तो इससे उनको पता चलेगा कि जहां जस्टिस सर्व होना चाहिए वहां पे हो ही नहीं रहा है। तो ई गवर्नेंस का मतलब यही है कि नीडफुल लोगों तक गवर्नेंस आपकी पहुंचनी चाहिए। तो जब आपको ये पता करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या किस टाइप के मेरे वन पेजर नोट्स होने चाहिए, तो आपको वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में पता करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में पढ़ चुके हैं। ये जो सारे पेपर्स है ना, ये आपस में ऐसे ही इंटरलिंक होते हैं। सोसाइटी सोशल जस्टिस में इन्हीं लोगों के बारे में बात होती है, ई गवर्नेंस की लाया ही इन्हीं लोगों के लिए गया है। तो आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि हाँ, ई गवर्नेंस एक्चुअल में किस सेक्टर में काम करने की बात कर रहा है, गवर्नमेंट किन लोगों को टारगेट कर रहा है, किनको फोकस कर रहा है, किनके वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज देखो थोड़ा सा, वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स तो आपको भी पता है कि कौन कौन से हैं, किन के लिए काम करना है गवर्नमेंट। जी मैम, और ये चीज बोल रहे थे कि इसके लिए जो शॉर्ट्स जो है वो सिर्फ पीटी सॉरी मेंस 365 से काम चल जाएगा 2024 का, या इसके अलावा भी कुछ और? देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ना इतना स्टैटिक बेस्ड इसके क्वेश्चन आते नहीं है गवर्नेंस के। ठीक है, गवर्नेंस में जो सरकार के जो बाकी सारे काइंड ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम्स या इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उनके बारे में आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अब उन्होंने, जैसे आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, अब उसमें क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं, क्या बेहतरी उनकी की जा सकती है, ये तो करंट का है कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनके लिए कौन सी समितियां गठित की गई, क्या क्या करना है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है क्या, ठीक है, स्टार्टिंग में क्यों लाया गया था, ये आपका बेसिक है, जो कि करंट का नहीं है। हालांकि जो आपका मेन 365 होता है, उसमें ये लोग उसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आप वहां से एक बार देख लेना, पर अगर किसी टॉपिक में आपको लगे कि नहीं पीवाईक्यूज तो इसका कुछ बैक एंड का पूछ रहा है और इसमें बिल्कुल ही करंट ओरिएंटेड दिया है, स्टैटिक का कुछ भी इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि 90% के लिए आपको कुछ नीड पड़ेगी, 10% के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक का अलग से देखने का नीड पड़ सकता है। अदरवाइज 90% आपका मीन 365 से इजिली हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, तेजस्विनी आपने भी हैंड रेस कर रखा है। मैम मुझे ये पूछना था, जो
आंसर कॉपी होती है टॉपर्स की, उसको जब ऐप पे जाके देख रहे हैं तो नॉन इवेल्युएटेड कॉपी ज्यादा पड़ी है, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है कि नहीं? अरे नॉन इवेल्युएटेड ही होती हैं, क्योंकि देखो बात समझो, अब कोई टॉपर है, अब उसने टेस्ट सीरीज लिखा और उसको समझ में आया कि इसी सब्जेक्ट में मेरी बहुत खराब है, क्योंकि जब कॉपी चेक हुई तो उसको पता चल गया, ठीक है। और कॉपी क्या होता है, चेक होने से पहले स्कैन कर लेते हैं, फिर जो रिजल्ट जिसका आ जाता है, जो सिलेक्ट हो जाता है, उनकी कॉपी अपलोड कर देते हैं। दूसरा उसमें नहीं करता। ऑप्शनल की तो मिल गई थी इवेल्युएटेड रवि कुमार सियाग सर की, मैंने लेकिन बोला ना जीएस कि में मिल नहीं ऑप्शनल, रही थी, तो हाँ हाँ मैंने इसलिए बोला मैंने ना ऑप्शनल में मिल जाता है, जीएस में हार्डली नहीं मिलता है, और ठीक भी है, मिलना भी नहीं चाहिए। आप उनके नंबर देख लो, मार्कशीट ही उनकी कैपेबिलिटी बताती है, अच्छी कंटेंट था तभी तो उनके नंबर आए, यूपीएससी ने भी नंबर दिया है। तो मार्कशीट देखो, जिसका जिस पेपर में अच्छा नंबर है उसकी वो वाली कॉपी देखो, बात खत्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है। कार्तिक आप बताओ, आपने हैंड रेस किया। मैम इसमें तो ये तो मैं गवर्नेंस में उतना करंट बेस्ड तो नहीं होती है ना मैम ये। क्यों नहीं होता है? नहीं हम मतलब पूछना है इसमें नोट्स भी पढ़ सकते हैं क्या ये? स्टैटिक के लिए पढ़ सकते हो, मैंने यही तो बताया। आप लोग सेम चीज सुनते क्यों नहीं हो? आशीष ने भी यही चीज पूछी थी, मैंने भी उनको यही बताया कि कोई भी गवर्नेंस जो है ना, वो स्टैटिक चीज नहीं है, क्योंकि उसमें देखो हर टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ नया चैलेंज आता है गवर्नेंस के लेवल पे। गवर्नमेंट लोगों के लिए कितना भी कुछ करे, कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन आता है, कोई ना कोई फिर नया चैलेंजेस आता है, फिर आप उसके लिए वे फॉरवर्ड कुछ ना कुछ बात करते हो, तो इसमें ये चीजें चलती ही रहती हैं। आज शासन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आज से 10 साल पहले वो प्रॉब्लम बहुत अलग थी। 10 साल छोड़ो, 5 साल पहले, 4 साल पहले बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप लोगों ने डिजिटल अरेस्ट वगैरह सुना होगा, आज से 1-1.5 साल पहले सुना था कभी इतना ज्यादा? बताओ। और वो किस चीज का यूज कर रहे हैं? प्रशासन का यूज कर रहे हैं कि हम ईडी से हैं, हम इस फलाना उससे हैं, आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग में किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। तो ये शासन के तहत ही ये सारी चीजें हो रही हैं। जो संचार साथी मैं ऐप के बारे में बता रही थी, ये लाया ही इसीलिए गया था, मतलब गवर्नमेंट ने कंपलसरी इसीलिए किया था कि लोगों को पता चल सके कि गवर्नमेंट कहाँ पे क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस लेवल पे जाके काम करती है। तो इस पे स्टैटिक सिर्फ कीवर्ड्स है, पर जो उनके मुद्दे हैं, जो आगे की राह होगी, जो आप सजेशंस दोगे, वो सब करंट ओरिएंटेड ही होंगे, एग्जांपल्स भी करंट के ही होंगे। अगर ई गवर्नेंस के लेवल पे चैलेंजेस आएंगे ना, तो आपको ये डिजिटल अरेस्ट, दुनियादारी, सब करंट का ही बताना पड़ेगा, 5 साल पहले का नहीं बताओगे आप कि कॉल करके ओटीपी मांग के और सारा पैसा निकाल लेते थे। अभी जो करंट में चल रहा है उसका बताना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ये सारी चीजें शासन के तहत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप इतना कुछ चला रहे हो, लेकिन अपने लोगों को आप इतना अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हो, जागरूकता नहीं दे पा रहे हो कि कोई भी फलाना उनको बोल रहा है कि आप ये जीत गए हो, लॉटरी जीत गए हो, और वो अपना की ओटीपी बता दे रहा है। बताओ। यस ठीक है, तो ये सब है। बाकी आपके जो नोट्स है ना, वो आप देख लो, आपके स्टैटिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। बट देखो करंट तो पढ़ना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, जीएस 1, 2, 3 तीनों पेपर पूरे करंट ओरिएंटेड हो चुके हैं। हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ दो, तो लगभग सब करंट ओरिएंटेड है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा करंट। ओके ठीक है, और बाकी किसके क्या क्वेरीज है, हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। मैम ये गवर्नेंस कब तक चलेगी? गवर्नेंस जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने 5-6 टॉपिक बताए हैं। अगर आप बैठोगे तो आज कल मिला के भी इसका नोट्स बना सकते हो। बस आज 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, कल 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, और इनके टॉपर्स की कॉपी भी आप देखना था ना, 3 दिन का है ये, उससे ज्यादा का है नहीं। ठीक है, तो इसको ज्यादा चलाएंगे नहीं, 3 दिन में खत्म कर देंगे, 8-9 तक इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी खत्म करोगे तभी हम जल्दी जल्दी प्रीलिम्स स्टार्ट कर पाएंगे।
नहीं ऐसा ना हो कि मेंस पढ़ते रह गए फिर प्रीलिम्स का ऐसा पैनिक मोड आया कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी से हमको प्रीलिम्स वाले फेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैम वो जो शेड्यूल आया है गवर्नेंस का उसमें तो 7 तारीख तक है शेड्यूल, इसके बाद भी अभी आएगा उसका? अब नहीं आएगा लेकिन हमने हाँ, स्टार्ट उसको हो गया। लेट ही स्टार्ट किया है ना, 2-3 दिन तो हमको टाइम देना पड़ेगा। 7 तक है लेकिन हम 8 या 9 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। और भी किसी ने हैंड रेज किया? आशीष और भी कुछ पूछना चाह रहे हो? यस मैम, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के पूछना चाहूंगा। ये मैं जानना चाहता हूँ मैम कि आप को इस तैयारी में कितना दिन हो गया है और आप कितना अटेम्प्ट दिए, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने ऑलरेडी मेरे से पूछा था, मैंने आपको बताया था कितने अटेम्प्ट दिए, कितने मेंस दिए, इंटरव्यू दिए। ईयर मैंने शायद नहीं बताया था। तो देखो 4 साल तो मुझे हो चुके हैं, 2026 से 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। और 2020 से स्टार्ट किए थे क्या? नहीं, 2020 के बाद से स्टार्ट किया था। लॉकडाउन 2020 में पेपर इसका अक्टूबर नवंबर में हुआ था ना, जी। अक्टूबर टाइम में हुआ था, आई थिंक 8 या 10 अक्टूबर समथिंग को हुआ था। तब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था बिना पढ़े। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना चालू किया, इसीलिए मैं सबको सजेशन देती रहती हूँ कि पहला अटेम्प्ट हमेशा पढ़ के देना है, क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं दिया था। तो क्या आप जब दूसरा अटेम्प्ट में जब सीरियसली आप प्रिपेयर करने लगे, क्या आप फर्स्ट बार जिस बार आप सीरियसली देने लगे उसी बार आप पूरा नोट्स बना लिए थे क्या? नहीं, पूरा नहीं बनाया था। कौन ही बनाएगा, लेकिन आप लोग को सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 2-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, मैक्सिमम लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हो। आप में से 2-4-5 लोग ही हो जिन्होंने 1 आध अटेम्प्ट दिया है, वरना लगभग लोगों ने दे रखा है। जी मैम। ठीक है, तो इसलिए मेरे से कंपैरिजन नहीं करना मैं है कि मैंने कंपेयर क्या नहीं कर रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, लेकिन ये जानने का जो है ना, तो इससे ये होता है कहीं कहीं ये लगता है कि नहीं मैम इस तरीका से किए थे, हम लोग क्यों पीछे रह जा रहे हैं, ये चीज के लिए मैं कंपेयर नहीं करना तो आप 1-to-1 सेशन के लिए आ जाना, आराम से बैठ के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चाहता। ओके ओके ठीक है, ओके। ठीक है। और बताओ, और भी किसी को आईआर से गवर्नेंस रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो? देखो आप लोगों ने आईआर से रिलेटेड बहुत कम लोगों ने पूछा, ये इस चीज को दिखाता है कि आप लोगों ने आईआर पे कोई काम ही नहीं किया। रियल में मैम नहीं काम किए हैं कि जो झूठ खाई के बोलेंगे उसमें रियल नहीं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी सब सब्जेक्ट के अलावा थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाई लग रहा है थोड़ा। हाँ तो मैम होगा ही वो डिस्कस। कंटेंट थोड़ा क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया है तो फिर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। आशीष, आपने क्यों नहीं बनाया आईआर के नोट्स? मैं अब्सेंट था मैम और मेरे पास नहीं ये इन्फॉर्मेशन आ पाया था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी बाकी लोग अगर बताना चाहें कुछ ऐसी प्रॉब्लम की, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने आईआर के नोट्स नहीं बनाए, मे बी मैं हेल्प कर पाऊं, या फिर आपकी और कोई क्वेरी हो आईआर या गवर्नेंस से रिलेटेड। देखो अगला सेशन जो होगा ना, अब आप लोग ऐसे मानोगे नहीं, मुझे लग रहा है गवर्नेंस का आज मैंने बता दिया। अगला जो सेशन होगा, जितने लोग सेशन में आएंगे वो सीरियस कैंडिडेट ही आएंगे। मैं सभी का एक एक टॉपिक पे 1 पेजर नोट्स देखूंगी। अगर मुझे दिखा कि हाँ इस पर्टिकुलर बच्चे ने बनाया है, स्टूडेंट ने नोट्स बनाया है, तो वही सेशन में रहेगा। ठीक है, बाकी लोग सेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि सिर्फ जनता नहीं रहेगी, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, इस बात को सीरियस लें और सभी को कम से कम गवर्नेंस के लिए नोट्स बनाना है। ऐसी धमकी दे दे के आने वाले सारे मेंस के टॉपिक में मैं आप लोग के नोट्स बनवा लूंगी, क्योंकि वहां पर सीधे तरीके से तो बनाने से रहे, धमकी ही देनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है, कार्तिक बताओ क्या बोल रहे हो आप? मैम आप पिछली क्लास में बताए थे आईआर से रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी करेंगे, फिर तो हम पूरा। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन देखो ना मनहूसियत कैसी छाई हुई है सेशन में। 2-4 लोगों से अलग किसी ने काम ही नहीं किया, क्या ही कर लेंगे उसके आंसर राइटिंग का, बता। ठीक है, कब मंडे को, संडे या फिर मंडे को, आज कौन सा डे है? फ्राइडे में। फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे तो नहीं, संडे को मे भी हो सकता है। अगर मैं संडे को लीव पर ना रहूं तो संडे को या फिर मंडे को, दो में से किसी एक दिन हम रखेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन गवर्नेंस का प्रैक्टिस कर लेंगे और 1 आध क्वेश्चन आईआर का कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन कम से कम तब तक आप लोग जो लोग बिल्कुल ही शांति में है वो लोग आईआर थोड़ा देख लेंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन करने में भी इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आईआर के लिए मैम सिर्फ वैल्यू एडेड मटेरियल से हो जाएगा ना? हाँ वैल्यू एडेड मटेरियल, लेकिन आईआर का थोड़ा पीवाईक्यूज देखिएगा, क्योंकि वैल्यू एडेड मटेरियल में काफी सारा दिया हुआ है, तो आप पीवाईक्यूज देख के सर्टेन जो रिपीटेड थीम्स हैं उन्हीं पे नोट्स बनाने हैं, सर्टेन कीवर्ड्स ही आइडेंटिफाई करने हैं, सारा कुछ नहीं बनाना है। वैल्यू एडेड मटेरियल 2024 का ही ना चाहिए कि 2025 वाला? हाँ हाँ 24 का देख लीजिए, 25 का भी देख सकते हैं, पर 24 में थोड़ा डिटेल में दिया है, 25 में इन्होंने सेग्रीगेट करके दिया है, तो उतना ज्यादा दिया नहीं हुआ है। ओके। ठीक है, देखो मैं ग्रुप में ना एक बार देख के गो थ्रू करके आप लोग को शेयर कर दूंगी। एक बार 2025 वाला मैंने थोड़ा सा देखा था, उतना डीपली देखा नहीं। अभिषेक बताओ, आपने हैंड रेज कर रखा है? मैम मैं ये बोल रहा था, मैं जरा पिछला कर रहा हूँ तो नोट्स तो मैं बना नहीं पाऊंगा। क्या कर रहा हूँ? वो क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, बस पीछे छूट गए थे काफी। तो जो पिछला छूट गया उसको कंप्लीट करने के लिए आप नया बैकलॉग तैयार कर रहे हो, जो अब चल रहे हो सब छोड़ रहे हो आप? फिर मैम फिर कैसे किया जाए, वो तो बहुत सारा छूटा हुआ था ना, तो वही कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। अरे तो जो अब चल रहा है उसको लेके चलो ना, जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसमें आप अपने बैकलॉग कंप्लीट करो, वरना ये बैकलॉग का विशियस साइकिल घूमता ही रहेगा। पिछला कंप्लीट होगा तो नया बैकलॉग चालू हो जाएगा, फिर ये वाला कंप्लीट करोगे तो आगे वाला बैकलॉग चालू हो जाएगा। बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होगा अगर ऐसे ही आप करते रहोगे तो जो अभी चल रहा है हमारा आईआर चल रहा था, जैसे अब गवर्नेंस चल रहा है, तो डेली बेसिस पे 1-2 घंटे इसको टाइम दो। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 1-2 घंटे इनको टाइम दो, 6-7 घंटे बैकलॉग को टाइम दो, एक आध 15 दिन, एक आध महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नहीं करना है कि नया बैकलॉग क्रिएट कर दो, थोड़ा सा इस पे काम करो। ठीक है, ट्राई करूंगा। ठीक है, ठीक है। आकाश, आपने भी हैंड रेज कर रखा है, बताओ। नमस्ते मैम।